हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टेट चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को। जो आपके क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम यूपीपी एसआई, यूपीपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और इन सारे एग्ज़ाम्स में यूपी पीसीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये मिक्सअप है क्वेश्चंस का, जिसमें जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऊपर आई बटन में जाके हमारी पूरी प्लेलिस्ट है क्वेश्चन आंसर्स की, हिस्ट्री की और बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स की, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर मैं पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 15 वर्ष के लिए। अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो इस टेस्ट का जो भी आपका स्कोर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। क्या होगा? जो भाई लोग बाद में देख रहे हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा 46 का? तो ये है इसका आंसर है। जब संविधान सभा में वयस्क मताधिकार कुछ विषय पर तो बहस के दौरान जो मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की जो है वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इस पर बहुत ही जोरदार तरीके से अपनाने का समर्थन किया था। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भाई जिसका ऑप्शन सी है वो सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। क्या होगा? फटाफट बताइए भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर कनाडा। 47 बताइए भाई फटाफट। कानून के समक्ष समानता मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में। फटाफट बताइए भाई। भाई जो कानून के समक्ष समानता का जो वाक्यांश है ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? आर्टिकल 14 में कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये भी आपको क्लास में बताया हुआ है। आप लोग बताइए फटाफट बताइए भाई। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। क्या होगा भाई फटाफट बताइए। ए, बी, सी, डी। तो भाई ये है आपका ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। ठीक है, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। जिसका भी आंसर सी है वो सही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता के जाएंगे भाई कितना आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, 61, 74 और 13। ये भी आपको ने ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 का 1 में है। तो यहाँ पे आंसर में हमारा 61 है, तो हम इसको ऑप्शन बी लगा देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो भाई जिसका भी आंसर बी है उसका आंसर सही है। क्लियर है भाई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि निम्न में से किस नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? बताइएगा भाई। आंसर को ध्यान से पढ़ के दीजिएगा। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या फिर संसद। बताए भाई। नागरिकता के अर्जन के लिए हमने आपको पढ़ाया है, जब नागरिकता आपको हमने बताई थी तो नागरिकता का था कौन से भाग में? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में हमने आपको बताया था। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कानून बना सकता है कौन? ऑप्शन डी, संसद। तो भाई जिसका भी आंसर डी है उसका आंसर सही है। संसद कानून बना सकती है। ठीक है, नागरिकता ग्रहण की जा सकती है कितने
तरीकों से, 5 तरीकों से, जन्म से, वंश से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या फिर भूमि विस्तार द्वारा। क्लियर है भाई? किसी कोई डाउट हो तो बता दिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 17, 16, 15 या 20 क्या होगा भाई? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। बताइए भाई क्या होगा? फटाफट क्लियर करिए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा हमारा? आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 सी, किसमें? 15 के 4 में बताया गया है ये। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है। क्या होगा? गोलकनाथ विवाद, मिनर्वा मिल विवाद, केशवानंद भारती विवाद या फिर भीम सिंह जी विवाद? क्या होगा भाई? बताइए फटाफट बताइए। क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यह है हमारा ऑप्शन ए, गोलकनाथ वादी। क्या था? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ठीक है, यानी पंजाब राज्य, यह वाद था इनका। क्लियर है? इन्होंने कहा था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को जो भाग 3 में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपना क्वेश्चन 53। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है, राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है। भाई क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 53, ए, बी, सी, डी क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फटाफट भाई आंसर दीजिए आप लोग। समान कार्य के लिए समान वेतन मूलतः आर्थिक अधिकार के लिए एक विधिक मांग है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 1960, 70, 80 या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन के बाद फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना क्वेश्चन को ध्यान से, पर आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिए भाई क्या होगा, और आंसर जरूर देके जाइएगा। इसमें अपने क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन आपने किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। निम्नलिखित में से किस दशक में? बताइए भाई। ये होगा आपका ऑप्शन सी, 1980 के दशक में। क्लियर है भाई? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण क्या है? कि भारत का अपना एक संविधान है। क्या है इसका भाई? ऑप्शन देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए तथा आर दोनों गलत हैं। क्या होगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा सरकार का निश्चित कार्यकाल के लिए जो सरकार है वो निर्वाचित होती है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अतः कथन ए तो सही है, ठीक है, और भारत का अपना लिखित संविधान है, भारत का अपना लिखित संविधान है, और इस तरह से आर भी सही है, किंतु जो आर है यह है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई क्या है? कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब कोड क्या कह रहा है भाई आपका? देखते हैं। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, यानी कि ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है।
जिसमें केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है, शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य के बीच में। किंतु इकाइयों की तुलना में जो संघ है यानी केंद्र है, इसके पास जो है शक्तियाँ ज़्यादा हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र के पास हैं। अतः कथन व कारण दोनों सही हैं, ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है भाई, पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका भी आंसर बी आया है सही है। फिर है अगला 57, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। क्या होगा भाई बताइए, बताइए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 में केंद्र और राज्य को उधार लेने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। और भारत की संचित निधि की साख पर जो केंद्र है देश के भीतर विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य या राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा आंसर। जिसका भी आंसर बी है वो क्लियर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो, या किसी भी परिस्थिति में, या फिर संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। क्या होगा 58 का, बताइए भाई, फटाफट बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अनुच्छेद आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 के अनुसार जो राज्यसभा है विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है कि भाई हमारे लिए आप कानून बना दीजिए, और यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। और संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची के तहत कितने 66 विषय थे, ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं ये आप लोग बताइए भाई, कमेंट में फटाफट बताइए कितने हैं। तो का आंसर क्या हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर 58 का बी। जिसका भी है वो सही है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में। क्या होगा भाई, भारतीय संघ की है भाई। संघ की विधायी शक्तियां तो बहुत आसान सा सवाल है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां होती हैं, ये संसद में निहित होती हैं, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है भाई सबको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? एक, फर्म का विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात, भूमि का विक्रय। क्या होगा भाई 60 का, बताइए कि राष्ट्रीय आय में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, बताइए भाई क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय आय होती क्या है? राष्ट्रीय आय होती है बराबर जो हमारा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसे हम माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का तात्पर्य जो होता है अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान जो उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं होंगी और जो सेवा शुल्क के जो उनके शुद्ध मूल्य का जो योग होता है उसे कहते हैं। और इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी जो है वो शामिल होती है। और राष्ट्रीय आय में क्या होता है, फर्म का विक्रय भी होता है, कर्मचारियों का वेतन भी होता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात भी होते हैं, ठीक है। जबकि भूमि का जो विक्रय है, भूमि का विक्रय जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जिसका भी ऑप्शन डी है वो सही है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है, बताइए भाई। मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मजदूरी में वृद्धि करके, कराधान में ह्रास कर, लोक व्यय में कमी कर, रुपए को और महंगा कर। क्या होगा भाई बताइए। 61। मुद्रास्फीति नियंत्रित करना है। देखिए मुद्रास्फीति को कम करने के लिए हमें लोक व्यय में कमी करके हम इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेसल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? नागर विमानन में सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से, खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से, किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। बताइए भाई क्या होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 क्या होगा? बताइए भाई, ए, बी, सी, डी क्या होगा? ये है आपका ऑप्शन डी, किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। यानी आपके जिसका भी आंसर डी आया है वो आंसर सही है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए सही मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से देखिए कुछ यहाँ पे निगम है, उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। आपको देखना है कि कौन सा किसकी स्थापना कब हुई है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम 1964, यानी कि ICICI जो आपका बैंक है। फिर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय लघु विकास निगम यानी सिडबी। बताइए क्या होगा भाई, फटाफट आंसर बताइए। ए, बी, सी, डी क्या होगा? देखिए जो भारतीय लघु उद्योग विकास निगम है सिडबी की स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, और हमारा हमारा IDBI है, IDBI कब हुई थी बताइए भाई। IDBI कब हुई थी? फटाफट बताइए भाई। देखिए देश में क्या हुआ, देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई 1964 में जो हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI है, इसकी स्थापना होती है 1964 में। सॉरी गलती हो गई थी मुझसे, इसकी हुई थी 1964 में। और फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड जो है हमारा IFCI, इसकी स्थापना होती है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सुझाव पर। कब? 1948 में होती है। उसके बाद में फिर हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास में हमारा सिडबी है, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में होती है। और हमारा जो ICICI है, ICICI की स्थापना हमारा होती है 1955 में। क्लियर है भाई? अभी कोई डाउट तो नहीं है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरित क्रांति से भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं भाई? बताइए क्या कौन सा होगा? बताइए फटाफट बताइए। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। क्या होगा फटाफट बताइए भाई। बताइए। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है वो होती है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे गेहूं की कृषि से होती है। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक जो लाभान्वित हुए थे वो यही राज्य हुए हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्लियर है?
चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। भाई जिसका भी आंसर सी है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लघु अवधि ऋण की अवधि है, लघु अवधि ऋण की अवधि है क्या? बताइए फटाफट। अधिकतम 15 माह, 2 से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 2 माह। क्या होगा बताइए भाई। देखिए, भारतीय किसानों की जो वित्तीय आवश्यकताओं को 3 प्रकार के ऋणों से पूरा किया जाता है। कौन कौन सा? पहला हमारा हो जाता है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण हो जाता है जो दिया जाता है 15 माह से कम समय के लिए दिया जाता है। फिर आता है मध्यकालीन ऋण, ये दिया जाता है 15 माह से 5 वर्ष के बीच के लिए दिया जाता है। फिर आता है दीर्घकालीन ऋण, यह दिया जाता है 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो भाई क्या हो जाएगा? लघु अवधि हमारा ऑप्शन ए, अवधि अधिकतम 15 माह तक, ऑप्शन ए जिसका भी है भाई सही है। क्लियर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को 2 से समझ कीजिए। क्या है भाई? देखते हैं। तेल शोधक कारखाना है और राज्य के बारे में दिया हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन सा। तातीपाका, भाई बताइए क्या होगा इसके ऑप्शन। चलो दिखाते हैं भाई ऑप्शन क्या हैं। ये हैं आपके ऑप्शन। भाई कहाँ है तातीपाका? देखिए, तातीपाका जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका कोयली जो है ये आपका गुजरात में है। फिर है नागापट्टिनम, ये आपका तमिलनाडु में है। फिर है नुमालीगढ़, ये आपका आसाम में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। आपका ऑप्शन बी आपके सामने है। जिसका भी आंसर बी आ रहा है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपको सूची सही सुनिश्चित करनी है। क्या है भाई? देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 1987। भाई ये तो सबको पता होगा, हमने बताया था कि सर्व शिक्षा अभियान 1987 में नहीं, 2001 में चलाया गया था। फिर साक्षर भारत मिशन था आपका 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए। क्लियर है भाई? ऑप्शन ए जिसका भी है भाई वो सही है, आपका ऑप्शन ए। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। सुपर 301 क्या है? यह भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का ब्रांड नाम है। चावल की नई विकसित किस्म है। यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। यह एड्स से निपटने के लिए खोजी गई एक नई औषधि का नाम है। बताइए भाई क्या होगा? 69 क्वेश्चन नंबर का। पाँच मिनट टाइम भाई आपका, बताइए। देखिए सुपर 301 है क्या? सुपर 301 है अमेरिकी व्यापार एवं कानून जो है, कानून अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है कौन सा? 1988। इसकी एक धारा है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसका भी सी है भाई वो सही है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में जनांकीय इतिहास में वहाँ महाविभाजन का वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1947, 1951, 1982 में। बताइए। देखिए वर्ष 1921। इसमें इससे पहले क्या है? देश में जो है जो जन्म दर थी, जन्म दर एवं मृत्यु दर ये उच्च रही है, दोनों ही बढ़ती। जन्म दर भी काफ़ी उच्च थी और मृत्यु दर भी कम थी। फिर जिसके कारण है जनसंख्या में वृद्धि जो है धीमी रही। और 1921 बाद से क्या हुआ? 21 से फिर मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई।
मृत्यु दर में कमी हुई और जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती रही। इसीलिए 1921 को भारत में जनांकीय इतिहास का महाविभाजन का जो है वर्ष माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 के देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। भाई बताइए फटाफट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बताइए भाई, 5 सेकंड टाइम है, क्या होगा। तो 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। सबसे कम कहाँ थी भाई? ये थी ऑप्शन बी, बिहार में। कितनी थी यहाँ की साक्षरता दर? 61.8%। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? भाई बताया हुआ है आपको क्लास में, हमने सेंसस की क्लास में बताया था। बताइए भाई 72 का क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है भाई कहाँ पे? भाई सर्वाधिक है आपका है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में है सर्वाधिक। ठीक है, कितना है? 969। क्लियर है सब। और हरियाणा में कितना है? हरियाणा में 834, उत्तर प्रदेश में 902 और पंजाब में 846। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों से, समुद्र तटीय मैदानों से, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से, समतल धरातली बनावट, उपजाऊ मिट्टियाँ और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से। क्या होगा भाई 73 का? बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है किन किन चीज़ों से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का जो है वो समतल धरातली बनावट, उपजाऊ मिट्टियाँ और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर आपका हो जाएगा। जिसका भी डी है भाई वो सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भाई बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बताइए क्या होगा। जनसंख्या दिवस सबको पता होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 5 सेकंड टाइम है। ए, बी, सी, डी। इसमें तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। क्या होगा? 5 जून, 11 जून, 5 जुलाई, 11 जुलाई। क्या होगा? फटाफट बताइए भाई। ये है भाई 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। क्लियर है? कब से मनाया जा रहा है? 11 जुलाई 1987 को। इस दिन क्या हुआ था कि विश्व की जनसंख्या जो है वो 5 अरब के पार कर गई थी। तभी से फिर 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है भाई। ठीक है, याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% कम से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। क्या होगा भाई 75 का? बताइए फटाफट। सही नहीं है। देखिए जनसंख्या जो हमारा रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या शहरों में रहती है वो लगभग रहती है 22.3% रहती है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? वो है महाराष्ट्र। क्लियर है? और कवाल नगर जो है 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। ये भी क्लियर है। उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों की संख्या कितनी है? 5 है। जो कौन कौन से हैं? कानपुर,
इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ। तो भाई आपका क्या कौन सा आंसर सही नहीं है? उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, ऑप्शन बी। ये आपका आंसर गलत है। चलते हैं भाई, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या हमारी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बताया था मैंने आपको क्लास में भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? ऑप्शन ए वनस्पति, जीवाणु, जानवर या वायु। क्या होगा भाई बताइए फटाफट। क्या होगा? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो वायु है ये एक जीवी घटक नहीं है, यह एक अजीवीय है, अजीवी घटक है। क्लियर है? ऑप्शन डी जिसका सही है भाई वो आंसर सही है 77 का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।